अगर आपके कैंसर के डॉक्टर ने आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट बताया है, तो भूलकर भी ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ओवरऑल मैं सभी तरह के कैंसर जिसमें रेडिएशन का इंडिकेशन है उसको कवर करूंगी, बट मेरा जो मोर एम्फेसाइज होगा, जो मेरा मोर कंसर्न है, वो है हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो जो सबसे पहली चीज है, अगर हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स के लिए आपके डॉक्टर ने रेडिएशन एडवाइस किया है, जो कि 80 to 90% केसेस में एडवाइजेबल होता है, या तो डेफिनेटिव इंटेंट से या एडजुवेंट इंटेंट से, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है डेंटल इवेल्युएशन। लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते और वो जब भी मुंह के कैंसर यानी कि इस हिस्से के कैंसर के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो मोर देन 50% पेशेंट्स में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है। तो अगर आपने वो डेंटल क्लियरेंस नहीं लिया, इवैल्यूएशन नहीं कराया, तो क्या होगा? अगर आपकी कैरीज है तो वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी का इश्यू है, वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे रेडिएशन लगेगा, ड्यूरिंग रेडिएशन या आफ्टर रेडिएशन ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर कोई आपका ऐसा दांत है जो ठीक नहीं हो सकता, निकलवाना है, एक्सट्रैक्शन कराना है, तो रेडिएशन शुरू होने से पहले आपको उसे कंप्लीट करना है। अदरवाइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो अपने आप निकल के गिर जाएगा और वो जो जख्म है सिकाई के दौरान नहीं भरेगा। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आती है कि रेडिएशन पूरा हो गया, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों इग्नोर नहीं करना है, ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आफ्टर द रेडिएशन ट्रीटमेंट वो खराब ना हो। क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपके दांतों का प्रॉब्लम है, कैंसर ठीक हो गया, लेकिन आप बाकी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, रेडिएशन ने और हमारी प्रॉब्लम बढ़ा दी। और यही रीजन है कि जब हम कोई प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं रेडिएशन शुरू होने से पहले, तो आप लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जाके फिर उन चीजों का ब्लेम किया जाता है। और कहीं ना कहीं रेडिएशन के ट्रीटमेंट के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इतना एग्रेसिव होती हैं कि आपको लगता है कि क्यों हमने कराया। तो सबसे पहली बात है जो मैंने बताया, डेंटल चेकअप कराना ही है, डेंटल क्लियरेंस लेनी है, उन्हें बताना है कि मुझे मुंह का कैंसर है और मेरा चेकअप होना है। लेकिन ये अगर किसी और हिस्से के लिए हो रहा है, छाती के लिए हो रहा है, ब्रेन के लिए हो रहा है, या फिर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए हो रहा है, पेल्विक ट्यूमर्स के लिए हो रहा है, एब्डोमेन ट्यूमर्स के लिए हो रहा है, तो ये नहीं कराना है। हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट इसको जरूर कराएं। सेकंड होता है कि न्यूट्रिशन का आपको बहुत ध्यान देना है। आप ये दिमाग में रखिए कि चाहे कोई भी रेडिएशन हो, साइड इफेक्ट्स ऐसे आते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मेटालिक टेस्ट होगा, आप खाना पीना बंद कर देंगे। न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट है उससे रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो न्यूट्रिशन का असेसमेंट बहुत जरूरी है प्रॉपर। इसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि ऑन्को-डाइटिशियन से मिले, कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनवाएं। बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अलोंग विद द कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनका कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनेगा। जो ये पेशेंट होते हैं अगर पहले से ही न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे तो ये साइड इफेक्ट को बहुत अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। तो ये इग्नोर ना करें। अगर किसी ऐसे हिस्से का कैंसर है जैसे ईसोफेगस है जिसमें आप खा पी ही नहीं सकते, तो उन केसेस के लिए आपको पहले से अपना या तो राइल्स ट्यूब डलवाना है, राइल्स ट्यूब पॉसिबल नहीं है तो गैस्ट्रोस्टमी या फीडिंग ट्यूबोस्टमी करानी है। कुल मिला के कुछ भी हो जाए, आपको अपने न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। न्यूट्रिशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक तो साइड इफेक्ट की सीवियरिटी कम आएगी, जो ग्रेड 3 या 4 आ सकते थे वो 1 या 2 में ही रह जाएंगे। दूसरा, जो साइड इफेक्ट आएंगे भी, रिकवरी बहुत अच्छी होगी। वेट आपको मेंटेन रखना है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका रेडिएशन शुरू होना है, आप उस नंबर जो आपका वेट है उसको मेंटेन रखिए। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूंगी कि मैंने ऑलरेडी रेडिएशन के दौरान क्या खान पीन का ध्यान रखना है हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए, यानी कि इस हिस्से के कैंसर्स के लिए अपने खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, उस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कैसे आप ले सकते हैं, वो जाके देखिए। दूसरा, राइल्स ट्यूब फीड जो नाक से नली पड़ी होती है, वो लोग अपना खाने पीने का कैसे ध्यान रखें, वो वीडियो स्क्रॉल करें। थर्ड, मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैंसर पेशेंट अपने पूरे दिन की डाइट का कैसे ध्यान रख सकते हैं, वो जरूर देखिए। नेक्स्ट होता है रेडिएशन के ट्रीटमेंट के दौरान, चाहे वो किसी भी हिस्से का रेडिएशन चल रहा हो, इंटरप्शंस ना लें, मतलब ब्रेक्स ना लें। क्या होता है जब हम रेडिएशन देते हैं तो इतने सारे साइड इफेक्ट आते हैं कि पेशेंट को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ता है, ये पेशेंट खुद गिव अप कर देते हैं। तो अगर आप जो मैं एडवाइस कर रही हूँ वो उनका ध्यान देंगे तो आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, कुछ भी हो आपको जो आपके डॉक्टर ने प्रोटोकॉल बताया है, समझाया है, उस प्रोटोकॉल को पूरा करना है। अगर आपको 35 रेडिएशन बोले हैं 35 पूरे करने हैं, 15 बोले हैं 15 करने हैं, 30 बोले हैं 30 करने हैं, डिपेंड्स कि आपका प्रोटोकॉल क्या है। विदाउट एनी गैप आपको लेना है। सैटरडे संडे गैप ये एडवाइजेबल होते हैं, ये होते ही हैं।
तो इससे कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 1-1, 2-2 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं वो आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है कि जब मुंह में बहुत छाले होते हैं जिसे हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं, ये मुंह के कैंसर के पेशेंट्स में आएंगे या फिर कभी-कभी उन लोगों में आते हैं जिनको हम लिम्फोमा, इस हिस्से के लिम्फोमा के लिए या लंग के या इसोफेगस या ब्रेस्ट, इन सब के लिए जब देते हैं तो मुंह में छाले की प्रॉब्लम आती है जिसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। तो उन केसेस के लिए जो सबसे रामबाण गार्गल है वो होता है सोडा सलाइन गार्गल। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जी हमारे डॉक्टर ने बताया ही नहीं। आप मार्केट की प्रिपरेशन जितने भी गार्गल्स आते हैं वो एक तरफ और सोडा सलाइन गार्गल एक तरफ, मुंह के छालों के लिए, म्यूकोसाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको जरूर करना शुरू कर देना है। हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट स्पेशली इसको 2-2 घंटे पे करें। जब रेडिएशन चल रहा है तब तो आपको करना ही है, इसके बाद भी अगर जब रेडिएशन कंटिन्यू होगा तो आपको ये गार्गल 2 से 3 और कभी-कभी किसी पेशेंट में 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करने होते हैं। नेक्स्ट आता है मुंह की एक्सरसाइज को ना रोकें। मुंह की एक्सरसाइज पे मैंने अपना ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। ये उन सारे हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए वार्निंग है कि देखो अगर आपका मुंह के कैंसर का रेडिएशन चल रहा है या मुंह के कैंसर के लिए आपके पहले सर्जरी हुई है और आपका रेडिएशन चल रहा है, तो एक टाइम के बाद रेडिएशन पूरा होने के 6 महीने, साल भर या 3 महीने के बाद आपका मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉकजा या ट्रिस्मस। इसके लिए आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसकी सीवियरिटी को कैसे होल्ड कर सकते हैं, उस पर मैंने अपना ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाके जरूर स्क्रॉल करें, जरूर देखें और सारे लोगों के साथ शेयर करो हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स के, क्योंकि ये एक ऐसा कंप्लेंट है जिसको लोग या तो सीरियसली लेते नहीं है या उन्हें बताया नहीं जाता है और ये आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास अभी भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं या बहुत सारे पेशेंट मुझे विजिट करने आते हैं स्पेशली इस कंप्लेंट के साथ कि मैम हमारा मुंह खुलना बंद हो गया, अब हम क्या करें। अब सोचो अगर किसी पेशेंट का जिसने कैंसर का तो ट्रीटमेंट लिया, कैंसर फ्री है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पा रहा, अपना खाना पीना नहीं खा पा रहा मुंह से, गागल, हाइजीन, इन सब का ध्यान नहीं रख पा रहा, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा उस लाइफ के साथ कंटिन्यू करना। ऐसे में फिर पेशेंट को वही वाली फीलिंग आती है कि इससे तो अच्छा हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट या तो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं या फिर ट्रीटमेंट को ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा हमने ट्रीटमेंट लिया, साइड इफेक्ट आया, हमारी ये हालत होगी। वो ये नहीं देखते कि इसको ना होने देने के लिए हमने कुछ बताया होता है, उसको वो सीरियसली नहीं लेते, या अगर नहीं भी बताया है तो इतना लोगों में आपस में इतना इंटरेक्ट करो, शेयर करो, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। जो भी सेम कैंसर के पेशेंट से एक दूसरे से ये डिस्कस करो कि भाई आप लोग क्या क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे साइड इफेक्ट को कंट्रोल करना है, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो ये साइड इफेक्ट है वो कम हो। नेक्स्ट होता है कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं लिम्फेडिमा है, यानी कि इस हिस्से का टाइटपन है वो रेडिएशन के ट्रीटमेंट के बाद हो गया है। वो बेसिकली रेडिएशन के ट्रीटमेंट के बाद नहीं हुआ, वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। वो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया वीडियो, उससे उसमें भी रिलीफ आएगा। लेकिन देखो कुछ चीज आपको ना दिमाग में रखनी पड़ेगी, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए कुछ साइड इफेक्ट आपको लाइफ लॉन्ग झेलने पड़ेंगे। और ये आप ये सोचो कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो आपको एक सेकंड लाइफ देने के लिए है। तो साइड इफेक्ट मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप उसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट ना लें। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं लेते, इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है, क्या फायदा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ब्लेम करते हैं कि ये तो बर्बाद ट्रीटमेंट है, ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी आपको बीमारी है वो कैंसर है, वो कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है, लूज मोशन नहीं है। अगर किसी को कैंसर हुआ होता है तो जो सारा स्ट्रगल होता है, जो सारी फाइट होती है, वो पेशेंट को सेकंड लाइफ देने के लिए होती है। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखें। जो चीजें बताई जाएं, जो भी मेरे वीडियोस बने हैं, वो एक एक वेरी मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको जरूर देखें, सीरियसली देखें, लोगों से शेयर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जाकर अच्छा इफेक्ट देंगे। नेक्स्ट होता है स्किन केयर का ध्यान रखें। स्किन केयर की बात अगर मैं डिटेल में करूं तो उसमें बहुत सारा एक बेसिक सा फंडा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी, बट एक बेसिक सा फंडा है कि क्या होता है जैसे आप रेडिएशन लेंगे, चाहे वो किसी भी हिस्से के लिए ले रहे हो, मुंह के कैंसर के लिए ले रहे हो या ब्रेस्ट कैंसर के लिए ले रहे हो या पेल्विक ट्यूमर्स के लिए ले रहे हो, जब भी रेडिएशन लगता है 1 से 2 हफ्ते के बाद वहां की स्किन ब्लैक पड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड डर्मेटाइटिस। वो ऐसा होता है कि जब रेडिएशन जाती है तो वो बाहर से ही जाएगी, स्किन को बाईपास नहीं कर सकती, तो वो ओवर द टाइम वो साइड इफेक्ट आएंगे ही। वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट क्या ऐसी टिप्स हैं, क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि वो आप ध्यान रख सकते हैं। रेडिएशन डर्मेटाइटिस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना है, वो जाके जरूर देखिए। एंड
उसका एक-एक पॉइंट काम का है, उसको ज़रूर ध्यान दें। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा इस वीडियो में समराइज़ कर देती हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है। जब भी कभी रेडिएशन रिएक्शंस आना शुरू हो जाएँ, रेडिएशन डर्मेटाइटिस होना शुरू हो जाए, तो आपको उस हिस्से को रगड़ से बचाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाले हिस्से का कैंसर है, मुँह के हिस्से के कैंसर के लिए रेडिएशन लग रहा है, तो ये पूरा हिस्सा काला पड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ना तो अंगोछा बाँधना है, ना कॉलर वाली शर्ट पहननी है। अगर फीमेल हैं तो दुपट्टा वगैरह जो साड़ी के साथ लेते हैं वो नहीं लगाना है। बहुत से लोग मास्क लगा लेते हैं, अंगोछा लपेट लेते हैं, ये सब नहीं करने हैं, क्योंकि ये चीजें करके आप दो चीजें करोगे। एक तो आप उसको उस जगह को रगड़ा दे रहे हो, रगड़ा देने से क्या होगा, वहां की खाल उतर जाएगी, खाल उतर जाएगी, पसीना आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो जो एक इस नॉर्मल पीलिंग हो रही थी आपने उसको अल्सर में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये अल्सर 2 है या ग्रेड 3 है तब तो ठीक है, लेकिन ग्रेड 4 मैनेज करने में महीनों लगते हैं। तब लगता है कि अरे रेडिएशन ने तो जला दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कपड़े पहनेंगे बड़े नेक वाले पहनेंगे, कॉलर वाला नहीं पहनेंगे, कॉटन का पहनेंगे, सूती कपड़े होने चाहिए, गले के अराउंड कुछ नहीं डालना है, एंड मास्क वगैरह नहीं पहनना है। अगर आपके नाक से नली भी पड़ी हुई है तो इतना ध्यान देना है कि इस वाले हिस्से में वो रगड़ा ना करे, क्योंकि वो अदरवाइज यहाँ पे अल्सर कर देगी। तो ये कुछ ऐसे हैं। अगर छाती के कैंसर का रेडिएशन चल रहा है उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, बहुत ही लूज गाउन पहनना है, ब्लाउज वगैरह नहीं पहनने हैं, ब्रा वगैरह नहीं पहननी है, कोई भी प्रोस्थेसिस नहीं लगानी है, एंड जब भी रेडिएशन चलेगा आप फ्रंट ओपन गाउन पहन के आइए, ताकि जब आप चेंजिंग रूम में जा रहे हैं, कपड़े उतारने में इजी हो, मशीन पे आप लेट रहे हैं, इजीली आप फ्रंट ओपन करके लेट जाएं और आपका वो मास्क लग जाए। एंड घर पे भी जब जाएंगे तो वो फीमेल पेशेंट जिनका पूरा ब्रेस्ट रिमूव्ड है उनको तो इतना साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन जिनको रिमूव्ड नहीं होता है यानी कि बीसीएस सर्जरी होती है, उनमें रेडिएशन के बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। किसी किसी पेशेंट में तो रेडिएशन ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद साइड इफेक्ट आना शुरू होते हैं, और वो क्या होता है कि जो वो पूरा वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है ना उसके जो फोल्ड होते हैं, इंफ्रा मेमरी फोल्ड हम बोलते हैं या हम एक्सिलरी फोल्ड बोलते हैं, वहां पे रिएक्शंस आना शुरू होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप घर पे जाएंगे आप अपनी ब्रेस्ट को थोड़ा सा पुशअप करके रखेंगे, जो वो फोल्ड है उसको ड्राई रखेंगे। अगर वहां पे पसीना आता है या फिर स्वेटिंग हो रही है तो आप सूती कॉटन गॉज पीस से उसको पैड पैड करके ड्राई रखेंगे। जो भी डॉक्टर आपको क्रीम दे रहे हैं, लोशन दे रहे हैं, जेंशन वायलेट दे रहे हैं, एक नीले रंग की दवाई होती है जो ज्यादातर सारे गवर्नमेंट सेटअप में कॉर्पोरेट में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनको उसको लगाएंगे। वो सबसे अच्छी दवाई है, बहुत चीप होती है। एंड जब वो आएंगे रेडिएशन कराने तो कोई भी क्रीम ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे। वहां पर किसी भी तरह की सेविंग वगैरह करना मना होता है, जैसे कि इस हिस्से में जब होता है ना तो ब्लेड वगैरह नहीं लगाना होता है। अगर आपका पहली बात तो बियर्ड आता नहीं है, अगर आ भी जाएगा तो हमेशा ट्रिम करना होता है। या फिर अगर मैं ब्रेस्ट के रेडिएशन की बात करूं तो एक्जिला वगैरह में जो हेयर्स होते हैं रेडिएशन शुरू होने से पहले आप उसको रिमूव कर दीजिए। ज्यादातर केसेस में तो वो क्लीन ही होता है। अगर मैं सर्विक्स की बात करूं तो जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को जब हम ट्रीट करते हैं तो सुप्राप्यूबिक हेयर्स को पहले से क्लीन कर लेना चाहिए। या फिर अगर नहीं किया है, रेडिएशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको कुछ नहीं करना है, उस जगह को ड्राई रखिए। जहां पर भी रेडिएशन है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्किन सॉफ्ट है, आपको पसीना नहीं आने देना है, उसको रगड़े से बचाना है, कॉटन कपड़े पहनने हैं, लूज क्लॉथ्स पहनने हैं। ये कुछ स्किन टिप्स हैं जो आपको करनी है। कोई भी किसी भी तरह का डिओड्रेंट, पाउडर, क्रीम, लोशन कुछ नहीं लगाना है। अगर आपको कोई डॉक्टर रेडिएशन के दौरान कोई क्रीम एडवाइस कर रहे हैं तो प्रॉपर समझिए कि आपको क्या क्रीम कब लगानी है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है। बहुत सारे पेशेंट साइड इफेक्ट की वजह से खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसका एक सोल्यूशन होता है कि आप 1 लीटर की बॉटल रखिए और सिप सिप करके उसको पीते रहिए। अब हम जो आप लोगों ने मेरे रिमेनिंग वीडियोस पर जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस डाले थे जो रिपीटेडली मुझे आ रहे हैं, तो वो 4-5 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं वो बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था वो ये था, मुझे बहुत सारे मेल के क्वेश्चंस आए कि मैम जो हेड एंड नेक कैंसर होता है जब रेडिएशन लगता है तो इस हिस्से के जो बाल चले जाते हैं, बियर्ड या जो दाढ़ी हम बोलते हैं, दाढ़ी मूंछ, उसके जो बाल चले जाते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो ओवरऑल ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ है, कितनी डोज दी गई है। ज्यादातर केसेस में नहीं आते हैं, अगर हमने 60 से 70 ग्रेड दिया होता है तो नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम मैं तीखा बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ, ये मैं कब तक खा पाऊंगा। तो देखो जब रेडिएशन देते हैं खासकर मुंह के हिस्से के कैंसर के लिए, तो एक तो वो कैंसर इटसेल्फ और दूसरा रेडिएशन, इसकी वजह से आपकी लार ग्रंथि ज्यादातर केसेस में ड्राई हो जाती है, लार नहीं बनती है। तो ऐसे केसेस में बहुत तीखा खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी का बहुत अर्ली स्टेज का ट्यूमर था, डोज कम थी, या फिर हमने लार ग्रंथि को पूरा बचा लिया था, लार बन रही है, तो ऐसे केसेस में आप जो वो पेशेंट है वो तीखा खा सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा ना लाइट स्पाइसी फूड से स्टार्ट करिए एंड ओवर द टाइम साल 2 साल 4 साल के बाद आप हो सकता है नॉर्मल डाइट पे आ जाए। ये तो बहुत ही लोगों ने मुझे इनफैक्ट पूछा है कि जब भी हेड एंड नेक कैंसर में सर्जरी हो जाती है तब हमें रेडिएशन कब शुरू कराना चाहिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 5 हफ्ते। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है। ज्यादातर कैंसर में जब भी सर्जरी होती है, सर्जरी के 4 से 6 वीक का प्रोटोकॉल है। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में आप रेडिएशन शुरू करा सकते हैं।
1.5 महीने के बाद ना जाएं। बट ब्रेस्ट के केसेस में ये नहीं होता है। ब्रेस्ट के केसेस में पहले ऑपरेशन होता है, कीमो लगती है, उसके बाद 6 महीने तक प्रोटोकॉल में नहीं है बट 6 महीने तक एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपका कीमो पूरे हो गई और ऑपरेशन को 6 महीने हो गए, फिर भी हम रेडिएशन लगाते हैं। बट हेड एंड नेक केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेड एंड नेक केसेस में जब भी सर्जरी हुई है और आपका रेडिएशन का इंडिकेशन है, कोशिश करिए कि 4 वीक्स के बाद रेडिएशन आप शुरू करा दें। मैक्सिमम अगर किसी का कभी क्या क्या होता है ना, स्कार हील नहीं होता, सुचर्स हील नहीं होते, तो उन केसेस में हम 6 वीक तक वेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं आपकी रिप्लाई दे दूं। एंड थैंक यू सो मच। हर बात जो मैंने अभी तक बताई है कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, उनका ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे सारी आपको कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड हो या रेडिएशन ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, सारे वीडियोस हैं। तो आप जाके जरूर उन पेजेस को स्क्रॉल करिए, अगर कोई नीडी है उसको शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।